हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास पार्ट छः पार्ट के वीडियो आ चुके हैं। आज आप 7वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और 7वें पार्ट में आपको पढ़ना है एक नया कंपाउंड है ब्रोमो एथेन, या फिर इसको कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमो एथेन इसका IUPAC नेम होगा और एथिल ब्रोमाइड इसका सामान्य नाम है, ठीक है ना। तो आपकी हेडिंग चालू होती है ब्रोमो एथेन एथिल ब्रोमाइड से। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा आ सकता है कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो हम आपको बताते जाएंगे कंटिन्यू कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं, अच्छा रिजल्ट लेना है, तो आप कुछ इस तरीके से सेंटर में हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अणुसूत्र, यानी कि इस चीज का अणुसूत्र होता है C2H5Br, और अणुभार चलेंगे तो अणुभार में क्या होगा? तो हम लोग चल रहे थे अणुसूत्र और अणुभार में कि कितना हो गया कितना नहीं होता। तो इसका अणुभार लिखते हैं कुछ इसी तरीके से बेटे करना, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। इसका जो अणुभार होता है वो आपको बता दें कितना होगा। 109 आएगा, 109, ठीक है ना। और दूसरी साइड में हम लिखते हैं संरचना सूत्र। क्या लिखते हैं? संरचना सूत्र। इससे क्या होता है? ये सब करने से आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पता चलता है और कॉपी जांचने वाला मार्क्स अपने आप दे देता है, ठीक है ना। कॉपी जांचने वाला मार्क्स आपको अपने आप दे देता है। इतना सब करने से मात्र इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगना है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, हमारा शुरू होता है बनाने की विधियां, ठीक है। जिसमें नंबर 1 बनाने की विधियों में नंबर 1 पर देखते हैं पहली विधि क्या है, हम किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो एथिलीन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर, एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है, ठीक है भैया। एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। लैंग्वेज देख लीजिए। एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। देखते हैं। एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करते हैं। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr क्या बन जाएगा? ब्रोमो CH3 CH2Br, यानी हाइड्रोजन परमाणु वो यहां से आकर के इससे जुड़ गया और जो ब्रोमीन परमाणु था वो इससे जुड़ जाएगा और हमें ब्रोमो एथेन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? ब्रोमो एथेन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये इतना नोट हो चुका होगा आपका। ये पहली विधि थी। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं दूसरी विधि। तो विधि नंबर जो 2 है वो ये है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
ब्रोमीन, ब्रोमीन कॉमा लगाएंगे, एथेन से अभिक्रिया करके, एथेन से अभिक्रिया करके ब्रोमोएथेन बनाती है। ब्रोमोएथेन बनाती है। याद हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन एथेन से अभिक्रिया करके ब्रोमोएथेन बनाती है। अब हम थोड़ा सा इसके समीकरण देखते हैं। एथेन यानी कि C2H6 प्लस, एथेन का सूत्र हो गया C2H6 प्लस ब्रोमीन के बारे में अगर हम कहें तो Br2 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रेजेंस किसकी है, सनलाइट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, किसी प्रकार की कोई गर्म करना है ठंडे करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब ये बन जाता है हमारा C2H5Br, क्या बनता है, C2H5Br बन जाता है प्लस HBr बाहर हो जाता है, ये हमें मिल गया ब्रोमोएथेन, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, आ गया होगा समझ में, एक बार फिर से देख ले। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एथेन ब्रोमीन से क्रिया करके ब्रोमोएथेन बनाती है। C2H6 प्लस Br2 सनलाइट प्रेजेंस में C2H5Br प्लस HBr बाहर हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं विधि नंबर 3। विधि नंबर 3 है हमारी प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, लिख सकते हैं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला आप लोग जानते होंगे, लैब में प्रैक्टिकल किया होगा, वहां की बात करते हैं कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कॉमा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड को हम KBr से लिखते हैं, व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करने पर, मिश्रण को गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है प्रयोगशाला में। एथिल अल्कोहल, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को, है ना, एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो ले सकते हैं क्या कि C2H5OH एथिल अल्कोहल हो गया प्लस KBr प्लस H2SO4 एरोमर बनेगा C2H5Br, ठीक है ना, C2H5Br प्लस KHSO4 और प्लस आपका जल यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा। आया समझ? तो प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है या कहते हैं ब्रोमोएथेन प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब हम इसको साफ करते हैं और इसकी अगली हेडिंग जो चालू होती है वो ये होती है क्रिया विधि, ठीक है ना।
प्रयोगशाला हेडिंग में थोड़ा सा डिटेल देना होता है, डायग्रामेटिक होता है, डायग्राम का वर्णन करना होता है, इतना आपको देना होता है। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी क्रिया विधि। और अब हम इसको साफ करते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डायग्राम है जो कि हम बनाने जा रहे हैं। ये हो गया आपका डायग्राम है जिसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा जो आसवन फ्लास्क बोला जाता है इसको, ये हमारा जल ऊष्मक है, इसे बर्नर बोलते हैं। और ये हमारा आसवन फ्लास्क है, आसवन फ्लास्क। ठीक है ना, क्या है भैया, आसवन फ्लास्क है हमारा। और इसे कहते हैं संघनित्र। यहां से इसमें ठंडा जल प्रवाहित करते हैं और यहां से ये जल बाहर निकल जाता है। इसका काम होता है ठंडा करने का काम होता है और कोई काम नहीं होता। यहां पर ये हमारा ग्राही होता है और यहां पर इकट्ठा होती है C2H5Br। यहाँ पर ये जो अंदर बना वो बना C2H5Br जो हम बना रहे थे, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमो एथिल। ठीक, इसके बारे में हम बना रहे थे और आज आगे उसके आगे पढ़ना भी है। तो हम जो लिख रहे थे कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की जो प्रयोगशाला विधि हम लोग पढ़ चुके थे, वो प्रयोगशाला विधि ये रही और उसका ये डायग्राम। अब हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विधि। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्रिया विधि और इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो हम चलते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें लिखना है और आइए देखते हैं क्या लैंग्वेज है। ये लिख सकते हैं, एक गोल पेनी के आसवन फ्लास्क में एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, ये रहा गोल पेंदी का जिसका नाम है आसवन फ्लास्क। एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4, क्या कह सकते हैं, एथिल अल्कोहल लिखा और इसका अणुसूत्र होता है हमारा C2H5OH, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड इसका सूत्र होता है KBr के मिश्रण को जल ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के मिश्रण को जल ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती है, जिससे एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती है जो संघनित्र से द्रवित होकर
ग्राही में एकत्र हो जाती है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी डेफिनेशन को। एक गोल पेनी के आसुन फ्लास्क में, ये रहा गोल पेनी का आसुन फ्लास्क, गोल पेनी के आसुन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और सान H2SO4 के मिश्रण को लेकर जल ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती है। क्या बनती है भैया? एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती है, जो संघनित्र से द्रवित होकर के ग्राही में यानी यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, ग्राही में एकत्र हो जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इसकी क्रिया विधि थी और इसे आप नोट कर लेंगे। लेकिन बेटा एक चीज़ है कि अब हम इसको साफ करेंगे और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग होती है भौतिक गुण, ठीक है ना? भौतिक गुण नंबर 1 किसको? भौतिक गुण C2H5Br के यानी कि ब्रोमोएथेन के भौतिक गुण पढ़ेंगे। नंबर 1, यह रंगहीन भारी द्रव है। नंबर 1, यह है रंगहीन भारी द्रव है, यानी कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। नंबर 2, जल में अविलेय, जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय। जल में अविलेय होती है, जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में यह विलेय होती है। नंबर 3, क्वथनांक 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना? कितना होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब एडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। ये तो थे भौतिक गुण और अब हम एडिंग डालेंगे रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करना है कि इसके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है? तो नंबर 1 पर है हमारा रासायनिक गुण। जो नंबर 1 है वो क्या है कि नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन से अपचयित होकर एथेन बना। नवजात हाइड्रोजन से अपचयित होकर एथेन बनाती है। देखेंगे C2H5Br प्लस 2H, ये नवजात हाइड्रोजन है, इससे अपचयित होगी तो बनेगा C2H6 प्लस HBr बाहर, ठीक है ना? यानी अपचयन के फलस्वरूप एथेन बनाती है। नंबर 2 पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया यानी सोडियम धातु से क्रिया कैसे करती है देखते हैं। C2H5Br प्लस Na प्लस Br C2H5, ठीक है ना? Br C2H5 यानी इस तरह से क्रिया करवाएंगे। तो देखिए उल्टा लिखने का मात्र इतना मतलब है कि इतना चीज आपकी बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पर Br के 2 हैं तो देखिए क्या बाहर होता है NaBr, क्या बाहर होता है? बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो Na के भी 2 करने पड़ेंगे और बनेगा क्या? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaBr यानी ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया भैया? ब्यूटेन बनता है, ठीक है ना? ब्यूटेन बनता है। अब इसी अपक्रिया को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं 2C2H5Br प्लस 2Na, एरो मार्क बन जाएगा 2 यानी C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2Na
Br। मतलब अगर हम इसको उल्टा ना लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। नंबर 3 पर है, थर्ड पॉइंट है हमारा जिंक धातु से क्रिया। इसे जिंक धातु से क्रिया, थर्ड पॉइंट है जिंक धातु से क्रिया। अब अगर हम जिंक से क्रिया कराते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ही होगी, C2H5Br प्लस Zn प्लस Br C2H5। तो देखिए इतना निकल जाता है, बचा क्या है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस Zn Br। ठीक है ना, जिंक ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा और ब्यूटेन आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्यूटेन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम इनको साफ करते हैं ताकि हम अगले नंबर पर चल सकें। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए थे, हम नंबर 4 पर चलेंगे। नंबर 4 है हमारा कास्टिक क्षार के जलीय विलयन के साथ जल विलयन। कास्टिक क्षार के जलीय विलयन के साथ जल अपघटन, जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर, ठीक है ना। देखिए क्या बनता है क्या नहीं बनता उसके बारे में देखते हैं। C2H5Br प्लस कास्टिक क्षार के लिए क्या लेते हैं NaOH। कैसा विलयन है, जलीय विलयन है। कैसा है, जलीय विलयन है C2H5 का, तो एथेनॉल बनता है। सॉरी, ये बन जाएगा C2H5OH। क्या बनेगा भैया, C2H5OH। और देखिए इतनी चीज बाहर हो जाएगी, क्या निकल गया, प्लस NaBr बाहर हो जाता है, सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाता है। ठीक है ना, ये तो थे 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हो चुके। अब हम चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 है हमारा अमोनिया से क्रिया। अमोनिया का सूत्र होता है Na3 से क्रिया। ठीक है, अब अगर हम अमोनिया से क्रिया करवाते हैं, किससे क्रिया करवाते हैं, अमोनिया से, तो ये बनेगा C2H5Br प्लस NH2। हमने अमोनिया को खोल के रख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए। NH3 अब भी सूत्र है और NH3 अब भी है। तो देखिए क्या होगा, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिखा दे HBr निकल जाएगा। क्या निकलेगा, HBr, और बचेगा क्या, C2H5NH2 प्लस HBr। इसका नाम है एथिल एमीन। क्या नाम है भैया, एथिल एमीन नाम है इसका। ठीक है ना, एथिल एमीन नाम। नंबर 6 पर चलते हैं। 6वां पॉइंट है पोटेशियम साइनाइड यानी KCN से क्रिया। पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, किससे करवाते हैं, पोटेशियम साइनाइड से। तो देखिए क्या होगा, C2H5Br प्लस KCN। ठीक है ना, KCN अगर हम क्रिया करवाते हैं तो देखो इतना निकल जाएगा। क्या निकल गया भैया, KBr बाहर होता है ना, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड आपका बाहर हो जाएगा और बच जाएगा एथिल साइनाइड यानी कि C2H5Cl, एथिल साइनाइड बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, एथिल साइनाइड बचेगा। नंबर 7 सिल्वर साइनाइड से क्रिया। सिल्वर साइनाइड से क्रिया, देखिए अगर यहाँ पर हम पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और अगर हम सिल्वर साइनाइड से करवाएंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यानी कि C2H5Br प्लस AgCN। ठीक है ना, पीछे की तरह क्या निकल गया, AgBr बाहर हो जाएगा और आपका बचेगा C2H5
एंड सी, ठीक है, प्लस AgBr। अंतर क्या है, ये है एथिल साइनाइड, ठीक है ना, और ये है एथिल आइसो साइनाइड, एथिल आइसो साइनाइड। नंबर 8, 8वां पॉइंट है सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो ये बनेगा C2H5ONa प्लस Br(C2H5), थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा, ये सोडियम एथॉक्साइड और ये है एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो अगर हम इनकी अब क्रिया करवाते हैं तो भैया इतना बाहर हो जाता है, क्या निकल रहा है, NaBr बाहर निकल रहा है और बच जाएगा C2H5OC2H5। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, प्लस हमारा NaBr बाहर हो जाता है, ठीक है ना। क्या प्राप्त हुआ, डाई एथिल ईथर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाता है। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा पॉइंट नंबर 9 नंबर है हमारा सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया, यानी कि AgNO2 से क्रिया, ठीक है। AgNO2 से क्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा C2H5Br प्लस AgNO2। तो भैया देखो इतना निकल जाएगा, क्या निकल गया, AgBr बाहर हो जाएगा, AgBr, और बन जाएगा C2H5NO2 यानी नाइट्रो एथेन। क्या बन रहा है, नाइट्रो एथेन बन रहा है भैया, ठीक है ना। क्या बनेगा, नाइट्रो एथेन बनता है। क्लियर हुआ। अब हम 10वां नंबर है सिल्वर लवण यानी कि CS3COOAg से क्रिया। ये सिल्वर लवण होता है यानी सिल्वर एसीटेट है। अगर हम इससे क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, CS3COOAg प्लस Br(C2H5). तो देखो उसी तरह इतना निकल जाएगा। क्या बचा, यहाँ देखते जाएं, CS3COO और C2H5, CS3COO C2H5 प्लस AgBr। इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, या फिर इसी को कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, ब्रोमोएथेन के रासायनिक गुण। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम चलेंगे, हेडिंग डालेंगे उपयोग। क्या डालेंगे, उपयोग। नंबर 1 यानी ब्रोमोएथेन का हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, ठीक है ना। नंबर 2 है हमारा कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। और नंबर 3 आता है औषधियों में प्रयोग होता है, मेडिसिन में प्रयोग होता है, औषधियों, ठीक है। ये थे ब्रोमोएथेन के यूजेस, उपयोग, इनका कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो एक कंपाउंड आपका पार्ट 7 में ख़त्म हो गया, ब्रोमोएथेन फिनिश हो गया। और अब आगे चलेंगे, अगले में क्लोरोफॉर्म पढ़ना है हमें, अगला टॉपिक, तो अगले में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि 2021 के एग्ज़ाम के लिए जो 30% सिलेबस कम किया गया है, 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसमें ब्रोमोएथेन को हटा दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे डीपली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये होगा कि वो सारी अपक्रियाएं पढ़ें, सारी रिएक्शन पढ़ें, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है ना।
जो मेधावी होता है, जो ज़्यादा पढ़ना चाहता है, वो पूरा पढ़ता है। कम सिलेबस या ज़्यादा सिलेबस से उसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसे आगे की कंपटीशन फाइट करनी होती है। ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।